हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लोग क्लास 11th का बैंकिंग का यूनिट 3 कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था टाइप्स ऑफ होम लोन तक एंड नाउ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म लोन से। तो बेसिकली व्हाट आर टर्म लोन्स वो होते हैं जो एक फ़िक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग बैंक से लोन लेते हैं। तो तीन टाइप के होते हैं टर्म लोन्स: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमारा लाइक विद इन 3 इयर्स होता है और मीडियम टर्म जो होता है हमारा वो 3 इयर्स to 5 इयर्स तक होता है। जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है वो मोर देन 5 इयर्स तक का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इंडिविजुअल्स क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स बेस्ड ऑन रिपेमेंट इज़ एज फॉलोज। जो 3 साल के अंदर के लोन होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं। अगर जो पीरियड है वो 3 साल से 5 साल के बीच तक का है तो फिर वो मीडियम टर्म लोन्स होते हैं और मोर देन 5 इयर्स को लॉन्ग टर्म लोन्स कहते हैं। और कुछ एग्जांपल शॉर्ट टर्म लोन्स के होते हैं: गोल्ड लोन, लोन ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, पर्सनल लोन, लोन ऑन टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, और लोन ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लोन अगेंस्ट शेयर एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ठीक है, और जो मीडियम टर्म लोन्स होते हैं वो यूजुअली वही 3 से 5 साल के होते हैं और इसमें आ सकते हैं लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स, व्हीकल लोन्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जैसे कि हाउसिंग लोन। ओके, नाउ व्हाट इज़ कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड करता है यूजुअली अपने कस्टमर्स को जो कि बिजनेसेस वगैरह में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट में आप पैसे डेबिट कर सकते हो और वो एक लोन की तरह होता है जो आप बैंक से लेते हो, वो ऑब्वियसली आपको वापस करना होता है। उसके बदले में बैंक आपसे सिक्योरिटी के तौर पर आपकी पीरियोडिकली रिकॉर्ड्स वगैरह लेती है कि आपके पास कितने रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स हैं और उसके अगेंस्ट आपको वो पैसे देती है। यूजुअली वो आपको लाइक अगर आपका 1,000 का, लाइक 1,000 तो बहुत कम हो गया, लाइक 1 लाख का अगर आपका स्टॉक्स वगैरह है, स्टॉक मीन्स लाइक द रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, तो उसके अगेंस्ट वो आपको अगर 1 लाख का आपके पास स्टॉक्स वगैरह हैं तो वो आपको उसके अगेंस्ट 70 to 80% यानी कि 7 लाख टू 8 वो 70,000 to 80,000 तक का आप वो कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। आपको वो बाद में रीपे भी करना होता है। और जो आपने परचेजेस किए हैं लाइक रॉ मटेरियल्स वगैरह के, उसमें से जो क्रेडिटर्स अभी भी हैं जिनसे आपने क्रेडिट पीरियड पे लिया है, लाइक जिनको अभी आपने पैसे नहीं पे किए हैं, तो वो लाइबिलिटी माइनस करके जो आपके पास स्टॉक बचता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड वगैरह, उसके अगेंस्ट आपको 75% to 80% बैंक कैश क्रेडिट दे देती है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले यूनिट्स में पढ़ाया है कि बैंक के पास अलग अलग अकाउंट्स होते हैं जिसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो पैसे डिपॉजिट करते हैं और उनके अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी में मैंने आपको पढ़ाया था एक अकाउंट, करंट अकाउंट यूजुअली बिजनेसमैन्स के लिए होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस पे कोई लिमिट नहीं होती है। लाइक आप उससे दिन में बहुत बार पैसे निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बाकी सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट में क्या होता है, समटाइम्स आपको आपके पास जितने पैसे हैं आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ओवरड्राफ्ट के वजह से आपके पास अगर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपीज़ हैं, आप 60,000 रुपीज़ या ज़्यादा अमाउंट उसमें से डेबिट कर सकते हो। बाद में वो आपको बैंक को रीपे करना होता है और ये बैंक बिजनेसेस के लिए ही करती है, ज़्यादातर करंट अकाउंट पे ही होता है। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट लाइक बहुत ही पॉपुलर टाइप का काइंड ऑफ अ लोन है जो लोग ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं और फिर पेमेंट करने के बाद जब उनके पास पैसे वापस आ जाते हैं तो वापस कर देते हैं। ये यूजुअली उन लोगों के लिए होता है लाइक अगर किसी बिजनेसमैन को अभी कुछ ख़रीदा है उन्होंने और उनको पेमेंट करनी है और उनके पास अभी पैसे कम है लेकिन उन्हें पता है कि अगले कुछ दिनों में, कुछ टाइम में
उनको कहीं और से पेमेंट मिलने वाली है, तो फिर वो अभी ओवरड्राफ्ट यूज़ करके पेमेंट कर देते हैं अपना परचेज़ेस की, और उसके बाद जब उन्हें पैसे मिलते हैं, कहीं और से पेमेंट्स रिसीव्ड होती हैं, तो फिर वो बैंक को वो रीपे कर देते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल। कौन कौन सी टाइप की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है? इंट्राडे ओवरड्राफ्ट लिमिट, एंड ऑफ द डे ओवरड्राफ्ट लिमिट। पहले देखते हैं इंट्राडे ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है। इंट्राडे ओवरड्राफ्ट लिमिट इज़ बेसिकली एक मैक्सिमम लिमिट सेट की होती है बैंक के द्वारा कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में इतने पैसे निकाल सकते हैं, और एंड ऑफ द डे हमें कुछ पैसे वापस करके उसको नॉर्मल लिमिट तक लाना होता है, और उससे ज़्यादा पैसे एक दिन में हम लोग नहीं निकाल सकते। और एंड ऑफ द डे ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है कि हम लोग लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पैसे निकाल सकते हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या होते हैं ओवरड्राफ्ट के? यही कि क्विकली हम लोगों को पैसे अरेंज हो जाते हैं जब हम लोग को नीड होती है, फ्लेक्सिबल होता है कि हम लोग लो कॉस्ट पे पैसे ले सकते हैं और फिर उसको आराम से वापस कर सकते हैं बैंक को। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि ऑब्वियसली चार्जेस देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उसके ओवरड्राफ्ट्स के अगेंस्ट अगर ज़्यादा ओवरड्राफ्ट्स आप यूज़ करते रहते हो, आपको सिक्योरिटीज़ भी अपने एसेट्स वगैरह देने होते हैं, लाइक फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, परचेज़ एंड डिस्काउंट ऑफ बिल, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के लिए मैंने आपको दूसरे यूनिट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अच्छे से समझाया कि व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज़ प्रॉमिसरी नोट, कैसे बनता है, हु इज़ द ड्रॉअर, हु इज़ द ड्रॉई, उसका क्या पीरियड होता है, कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ मैंने आपको दूसरे यूनिट्स में पढ़ाया है, तो उसमें जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ इट, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यूनिट 4 में मैंने वैसे समझाया है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि इट्स लाइक एक प्रॉमिस होता है। ठीक है, सिमिलर टू प्रॉमिसरी नोट बट डिफरेंट होता है थोड़ा। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आई एम अ बिजनेसमैन, मेरा नाम है ए एंड किसी बिजनेसमैन का नाम है बी। ठीक है, उसने मुझसे सामान ख़रीदा, और अभी उसके पास, क्योंकि बिजनेसमैन्स के ट्रांजैक्शंस करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं, तो अच्छा खासा अमाउंट होता है जो उनको देना होता है, एंड हर वक्त पैसे हर टाइम अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि कभी कहीं से पेमेंट मिलनी होती है, देनी होती है, एसेट्स भी बीच बीच में लेने होते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी परचेज़र ने, बी ने मुझसे कुछ सामान परचेज़ किया लाइक फॉर 2 lakhs, और उसके पास अभी पैसे नहीं है 2 lakhs देने के लिए। तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपको विद इन 1 month 2 month 3 month मैं आपको पैसे दे दूँगी। बट आई वॉज़ नॉट श्योर कि क्या पता ये मेरे पैसे ना दे, क्या पता बैड डेट्स में चला जाए मेरा पैसा, नुकसान हो जाए मेरा। तो मैंने उसको बोला मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ, है ना। तो उसने मुझसे कहा ठीक है, मैं आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिख के पूरा बाकायदा साइन करके दे देता हूँ, लाइक एक सिक्योरिटी के तौर पे कि आपके पैसे नहीं जाएंगे। और एक और मेरा डिसएडवांटेज था कि इन केस उसने मुझे कहा है कि 1 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे मुझे, ठीक है, बट अगर 1 महीने पहले मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई इस 1 महीने के बीच में, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ से पैसे लाऊँगी, मुझे भी तो किसी को पेमेंट करनी हो सकती है ना, मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बैंक के पास जाके डिस्काउंट भी करवा सकते हैं, लाइक जिस बैंक के पास मेरा अकाउंट है मैं वहाँ जाऊँ, उनको वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूँ, और उनसे कहूँ कि अभी आप मुझे इसमें जितने पैसे मुझे मिलने हैं वो मुझे दे दो, और बाद में जब बी पैसे देगा तो मैं बी को बोल दूँगी कि बी मुझे नहीं, तुम बैंक को पैसे दे दो, क्योंकि मैंने बैंक से ले लिए और अब तुम बैंक को दे दो, बैंक के कवर अप हो जाएंगे, है ना। अब इसमें यही क्वेश्चन आता है कि बैंक ऐसा क्यों करेगी, वो मेरी मदद क्यों करेगी, फ्री में कोई काम नहीं करेगी। तो वो ऐसा इसलिए करती है कि वो उसमें थोड़ा सा डिस्काउंटिंग चार्जेस काटती है। लाइक अगर 2 lakhs का था मेरा, वो 10,000 20,000 कुछ भी काट लेगी जितना उसका डिस्काउंटिंग रेट होगा, और बाकी का मतलब वो मुझे डिस्काउंटिंग रेट काट के बाकी का पैसा दे देगी, और वो पूरा पैसा जितना बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है उतना ले लेगी बी से,
और जितने पैसे उसने मुझे दिए वो तो कवर अप हो ही जाएंगे, और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं वो भी उसको मिल जाएंगे। इसमें तीनों का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बी को टाइम मिल जाएगा पैसे देने के लिए, क्योंकि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है मुझे सिक्योरिटी भी रहेगी। इन केस मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकती हूँ, और बैंक अगर डिस्काउंट करेगा तो उसे डिस्काउंटिंग चार्जेस भी मिल जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वर्क्स। ठीक है। परचेजिंग में क्या होता है, बैंक्स वगैरह कई बार परचेज भी कर लेती हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को। ओके नेक्स्ट, अब हम लोगों ने लोन की तो बात कर ली, बट बैंक्स को उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ भी चाहिए होती हैं। लाइक अगर बैंक ने पैसे दे दिए और किसी ने वो लोन के पैसे वापस ही नहीं किए तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा, और ऐसा काफ़ी बार हो भी सकता है। तो बैंक सिक्योरिटीज़ के लिए कोई सामान रखवा लेती है अपने पास, लाइक प्रॉपर्टी, बिल्डिंग के पेपर्स, या फिर गाड़ी के पेपर्स, या फिर कोई गोल्ड या कोई वैल्यूएबल आइटम, या फिर स्टॉक्स, शेयर्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंक्स अपने पास रखवा लेता है एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन जो वो देता है अपने उनको कस्टमर्स को। ठीक है। तो उस सिक्योरिटीज़ पे बैंक्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, वो उन सिक्योरिटीज़ के साथ क्या क्या कर सकती है अगेंस्ट द लोन जो उसने दिया है, और कौन कौन से राइट्स बैंक को मिल जाते हैं उन सिक्योरिटीज़ पे। तो पहला होता है राइट ऑफ लीन। लीन क्या होता है, लीन मतलब हम कोई सामान अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि हम वो तुम्हें तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक हमारे पैसे वापस नहीं मिल जाते। ठीक है। लीन दो तरह की होती है। ओके, एक होती है जर्नल लीन और एक होती है पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लीन। ठीक है। पर्टिकुलर लीन उसलिए होती है कि, पहले पर्टिकुलर लीन में बताती हूँ। पर्टिकुलर लीन वो होती है कि इन केस हमने कस्टमर का कोई काम किया है, लाइक कोई स्कूटर रिपेयर वाला था, उसने स्कूटर रिपेयर की है, तो जब तक कस्टमर आके उस रिपेयरिंग का पैसा दे नहीं देता तब तक वो स्कूटर अपने पास रखता है ना। तो वो हो जाती है पर्टिकुलर लीन। लाइक कुछ काम किया है हमने और उसके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तो तब तक हम लोग वो सामान अपने पास रख लेते हैं कि जब हमें हमारा कंसिडरेशन मिल जाएगा तब हम ये चीज़ वापस कर देंगे। दैट इज़ पर्टिकुलर लीन। और जनरल लीन क्या होता है, जो ऑर्डिनरीली पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम हो रहा है, लाइक उसमें कोई ऐसे मेहनत नहीं लगी है, पर हमने तुम्हें कुछ दिया है, तो जब तक वो वापस नहीं मिल जाता तब तक हम वो सामान सिक्योरिटीज़ की तरह अपने पास रखते हैं। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा बैंक कौन सी लीन अप्लाई करती है, जनरल लीन। क्योंकि बैंक ने कैसे कुछ मेहनत वाला काम थोड़ी किया है, उसने पैसे दिए हैं और जब तक उसे पैसे वापस नहीं मिल जाएंगे अपने विद इंटरेस्ट, तो वो तब तक उस सिक्योरिटीज़ को राइट ऑफ लीन रख सकती है, मतलब अपने पास रख सकती है, और वो कस्टमर को वापस नहीं दे सकती, नहीं देगी। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा राइट होता है बैंक के पास, टू प्लेज। प्लेज क्या होता है, अब तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेज, बेलमेंट, ये सब होता क्या है। मैंने दूसरी यूनिट्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया ये चीज़, मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। बेलमेंट क्या होता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई सामान अपने पास रखने के लिए देता है, और ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है कि जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक ये सामान अपने पास रख लो, या जब तक ये इतने टाइम के लिए ये सामान अपने पास रख लो। ठीक है। किसी पर्पज़ के लिए या किसी टाइम के लिए वो किसी के पास अपना सामान रखवाता है, और वो पर्पज़ या वो टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद वो सामान वापस ले लेता है, और भले हमारा सामान तुम्हारे पास रखा हुआ है लेकिन उसके ओनर हम ही रहते हैं। इसको कहते हैं बेलमेंट। ठीक है। तो जो पर्सेंट सिक्योरिटी के लिए देता है अपना सामान वो होता है प्लेजर, और जिसको वो सामान, जिसके पास वो सामान रखवाया गया होता है वो होता है प्लेजी। ठीक है। तो ओनरशिप प्लेजर की ही होती है, सामान प्लेजी के पास रहता है तब तक के लिए, तो वो जो होल्ड करके सामान रखता है अपने पास उसको कहते हैं बेलमेंट। ठीक है। अब बैंक प्लेज कैसे करता है सामान को, बैंक के पास ये राइट्स आ जाते हैं कि पहले तो बैंक को अगर पैसे नहीं मिलते हैं, लाइक इन केस जो कस्टमर है उसने पैसे नहीं पे किए या वो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे देने लायक ही नहीं बचा वो, तो फिर
वो पहले तो कस्टमर को एक नोटिस दे देती है कि आपने पैसे नहीं दिए हैं और आप इतने टाइम में हमारे पैसे वापस कर दो, वरना हम आपका सामान बेच के अपने पैसे कवर अप कर लेंगे, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह यूज़ कर लेंगे। तो वो नोटिस भेज देती है, और अगर नोटिस के रिस्पॉन्स में कस्टमर कह देता है कि हाँ ठीक है भेज दो, या फिर रिस्पॉन्स कोई नहीं आता है या पेमेंट नहीं हो कर पाता है कस्टमर, तो फिर वो उसको सेल करके अपने पैसे कवर अप कर सकती है। अगर जितने पैसे बैंक को चाहिए थे उससे ज़्यादा मिलते हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसे वापस कर देती है कस्टमर को, और अगर कम होते हैं तो बैलेंस जो बचा है जितना और चाहिए उसके लिए फ़ाइल कर देती है एक नई रिपोर्ट की हमें इतने पैसे अभी नहीं मिल पाए हैं सामान बेच के भी, तो आप वो दे दो, ठीक है। और एडिशनल राइट्स क्या क्या होते हैं बैंक के पास, कि अगर उसने थर्ड पार्टी जिसको सामान बेचा है ओनर का, अगर उसको बेचने में कोई एक्सपेंस लगा, लाइक कोई अगर चीज़ थी जिसको शिफ्ट करने में, भेजने में, आने जाने का खर्चा वगैरह सब लगा, वो सब वो उससे कस्टमर से यानी कि प्लेजर से ही लेगी। और अगर जिसको बेचा है उसको उस सामान की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो वो खर्चा भी प्लेजर ही उठाएगा। हाँ, कोई भी डैमेजेस वगैरह होते हैं, लाइक वो प्रोडक्ट या सामान जो सिक्योरिटी जो हमारे पास थी, अगर उसमें कोई डिफ़ेक्ट था तो वो डिफ़ेक्ट की सारे नुकसान प्लेजर ही उठाएगा, ठीक है, बैंक नहीं उठाएगी, ठीक है। ये होती हैं प्लेजी के राइट्स, ठीक है। और ड्यूटीज़ क्या होती हैं प्लेजी की यानी कि बैंक की, वही कि अगर कस्टमर पैसे दे रहा है और अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उसको बेचना पड़ जाए, तो वो उस सामान को बहुत ध्यान से अपने पास रखता है, जैसे वो उसका खुद का सामान हो, उसकी अच्छे से केयर करता है, उस सिक्योरिटीज़ को कुछ नुकसान ना पहुँचे। हाँ, और जब पेमेंट अगर उसको वापस मिल जाती है कस्टमर से, तो उसको जैसा सामान मिला तो उसको वैसे का वैसा प्लेजर को वापस करना है, ठीक है। और ओनरशिप प्लेजर की ही रहेगी एज़ लॉन्ग एज़ वो ऐसे पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं टाइम पे, तो उसको सामान को ध्यान रखेगा, वैसे का वैसा वापस करेगा टाइम पूरा होने के बाद। ये बैंक की ड्यूटी होती है, ठीक है। थर्ड राइट जो बैंक के पास होता है सिक्योरिटीज़ पे, अभी हम लोग ने लीन पढ़ लिया, प्लेज पढ़ लिया। हाइपोथिकेशन, व्हाट इज़ हाइपोथिकेशन? हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी जो बोरोअर है यानी जिसने पैसे लिए हैं बैंक से, वो अभी बैंक के पास रखवा नहीं पा रहा है, पोजेशन नहीं हो पा रहा है बैंक के पास, लाइक पोजेशन मतलब अपने पास वो सामान रखना, ठीक है, होल्ड करना। तो अगर अभी बोरोअर ने वो सामान, वो सिक्योरिटी बैंक के पास रखवाई नहीं है, लेकिन उसकी बैंक का और उसका एक अग्रीमेंट है कि बैंक जब कहेगा या बैंक को जब ज़रूरत होगी तब वो सिक्योरिटी उसे बैंक को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है। ये होता है हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट जो बैंक और कस्टमर के बीच में होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर वो करने में, अगर ट्रांसफ़र जब होना था और उसने देर में किया तो एक फ़्लोटिंग चार्ज भी अप्लाई होता है। फ़्लोटिंग चार्ज क्या होता है? दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक फ़िक्स चार्ज, एक फ़्लोटिंग चार्ज। फ़िक्स चार्ज मतलब पहले से ही प्री डिटरमाइंड एक चार्ज होता है कि अगर आपने लेट किया तो आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा, ये एग्रीमेंट में पहले ही स्पेसिफाई हो जाता है। और फ़्लोटिंग चार्ज क्या होता है कि जितना टाइम हुआ है उस हिसाब से वो वैरी करता है, चेंज करता है, ठीक है, ये होता है फ़्लोटिंग चार्ज। तो फ़्लोटिंग चार्ज होता है, उतना फ़्लोटिंग चार्ज अप्लाई हो जाता है अगर उसने जो भी टाइम लगा दिया, ठीक है। तो हाइपोथिकेशन हो गया, प्लेज हो गया, और हमारा लीन भी हो गया। अब वी आर गोना टॉक अबाउट राइट ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या होता है? लेट्स स्टडी। इसमें क्या होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग, लैंड वगैरह की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पा रहा है। कस्टमर मीन्स बोरोअर जिसने पैसे लिए थे बैंक से और वो रिटर्न नहीं कर पाया, तो ओनरशिप बैंक के पास चली जाती है, एंड फिर आपको पता है कि बैंक ऐसे उसको सेल कर देती है अपने पैसे कवर अप करने के लिए। और जो ट्रांसफरर होता है वो मॉर्गेजर होता है, और जो बैंक होती है जिसको मिल रहा होता है वो मॉर्गेजी होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये काम हो पाता है वो होता है मॉर्गेज डीड यानी कि एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। मॉर्गेज के बाद ये था हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड राइट्स जो कि बैंक के पास होते हैं ऑन सिक्योरिटीज़, जो कि वो
रखवाती है फॉर गिविंग लोन्स देने के अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज़ रखवाएं। और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ बैंक रखवा सकता है। ठीक है, एक तो मैंने बताया दूसरे में कि दो टाइप के लोन्स होते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में लोन्स के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाती है बैंक, और सिक्योर्ड लोन्स में कोई सिक्योरिटी भी रखवाती है कि इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट बैंक उस सिक्योरिटी को बेच के या उस सिक्योरिटी के ज़रिए अपने पैसे कवर अप कर सकती है। कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं बैंक के पास? टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल मतलब कि जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, ठीक है, वैन्स, व्हीकल्स, ज्वेलरी, हाँ, गोल्ड का सामान, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स कहते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स और डिबेंचर्स के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, स्टॉक यानी कि जैसे रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स वगैरह जो हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स, हाँ, और रियल इस्टेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग वगैरह, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, हाँ, और मार्केट सिक्योरिटीज़ जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, वारंट्स, ठीक है, ये सारे टाइप की सिक्योरिटीज़ बैंक रख सकता है अगेंस्ट सिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, तो विद दिस हमारा ये जो ये यूनिट 3 ऑफ क्लास 11 बैंकिंग, ये हमारा ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे इसका। एंड एज सुन एज़ पॉसिबल मैं क्लास 12 की बैंकिंग की वीडियोस भी डाल दूँगी। तो thank you so much guys for watching, and all the best to all of you for your exams. So bye.